40 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 41st क्वेश्चन देखो भैया आप। द फॉलोइंग आर द प्रैक्टिसेस इन स्टेल सीड बेड। ठीक है, अभी स्टेल सीड बेड में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं, अब उसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी स्टेल सीड बेड होता क्या है। ठीक है, स्टेल का मतलब लिटरली रहेगा भी फेक सीड बेड। सीड बेड हम प्रिपेयर करते हैं सीड की सोइंग के लिए। ठीक है, आप कोई भी क्रॉप की सोइंग कर रहे हो उसी के लिए सीड बेड प्रिपेयर करोगे ना। इसमें हम सीड बेड प्रिपेयर तो करेंगे बट क्रॉप की सोइंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्टेल सीड बेड। भी नॉर्मली हम टिलेज कर रहे थे, ठीक है, प्राइमरी टिलेज किया, सेकेंडरी टिलेज किया, उसके बाद फील्ड को अच्छे से लेवल किया, इरिगेशन दिया, फिर सोइंग कर रहे थे। ठीक है, उसे बोल रहे थे सीड बेड। अब इसमें आपको सोइंग को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेशन करने हैं और इसे हम बोलते हैं स्टेल सीड बेड। ठीक है, अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि जब आपको पता है अभी हम क्रॉप की सोइंग के लिए सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, जब क्रॉप जर्मिनेट करेगी उसी के साथ वीड्स भी जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, अब स्टेल सीड बेड में क्या होगा, आपने सीड बेड तो प्रिपेयर कर लिया बट क्रॉप की सोइंग नहीं की है, तो सिर्फ वीड जर्मिनेट करेंगे वहां पे। ठीक है, वीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, या तो वापस से एक बार टिलेज कर दोगे या फिर कोई भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जैसे पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट है, उसकी एप्लीकेशन करके आप सभी वीड्स को किल कर दोगे। उसके बाद क्रॉप की सोइंग करोगे। ठीक है, इससे क्या है, वीड की प्रॉब्लम कम रहेगी। जो स्टार्टिंग में 2 या 3 फ्लशेस रहती है ना वीड की, वो सारी जर्मिनेट कर जाएंगी और जब आप क्रॉप की सोइंग करोगे उस टाइम वीड की प्रॉब्लम रहेगी कम। तो अब ये बोल रहा है भी, अब ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनका सीक्वेंस क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी प्रैक्टिस दी गई है। इरिगेशन ऑफ द सीड बेड, cultivation, leveling and seedbed preparation, sowing of crop seed, plowing and spray of glyphosate और paraquat। ठीक है, तो इसमें आप जनरल सी बात हमको पता चल रही है भी, सबसे पहले तो प्लॉइंग करेंगे ना। भी आप नॉर्मली देखो भी, जब हम क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, अब इसमें ना आप स्टेल सीड बेड को छोड़ो, नॉर्मली अपने क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप के लिए सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, उसकी बात कर लो, सबसे पहले प्लॉइंग करेंगे ना। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, प्लॉइंग। अब इसमें आप देखो भी किस ऑप्शन के अंदर डी सबसे फर्स्ट है। तो जो ऑप्शन सी है उसके अंदर डी सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब फिर भी हम देखेंगे आगे क्या है। अब डी के बाद ये बोल रहा है बी। ठीक है, सबसे पहले आप प्लॉइंग करोगे, प्लॉइंग के बाद आप करोगे कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन के अंदर आ जाएगा, जैसे प्लॉइंग को हम प्राइमरी टिलेज से भी समझ सकते हैं। प्लॉइंग का मतलब हो जाएगा भी हमने प्राइमरी टिलेज कर दिया और ये जितने भी ऊपर वाले ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है ना, कल्टीवेशन है, लेवलिंग है, सीड बेड प्रिपरेशन है, ये सारी प्रैक्टिस आ जाएंगी सेकेंडरी टिलेज की। ठीक है, नॉर्मली भी हम जब कोई क्रॉप लगाते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले प्राइमरी टिलेज करेंगे उसके बाद सेकेंडरी टिलेज करेंगे। तो ये वाली सारी प्रैक्टिसेस आ जाएंगी सेकेंडरी टिलेज की। तो डी के बाद आ जाएगा बी। ठीक है, सबसे पहली प्रैक्टिस ये थी। सेकंड नंबर पे प्रैक्टिस हो गई कल्टीवेशन, लेवलिंग एंड सीड बेड प्रिपरेशन। अब उसके बाद क्या होगा, वैसा तो है नहीं भी आपने फिर सीड उसको लेवल तो कर लिया, उसके बाद इरिगेशन तो हम करेंगे ना। अगर आप ड्राई में सोइंग कर दोगे तो भाई जर्मिनेशन कैसे होगा उसका। ठीक है, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो होगा इरिगेशन ऑफ द सीड बेड। ठीक है, सबसे पहले प्लॉइंग, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज के ऑपरेशन, फिर आप करोगे उसकी इरिगेशन। अब फोर्थ नंबर पे अगर हम जनरली अपना रहे होते, ठीक है, जनरली आप जब सोइंग करते हो तो फोर्थ नंबर पे सोइंग हो जाती क्रॉप की। बट स्टेल सीड बेड में आपको सोइंग नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, इरिगेशन करके छोड़ देंगे उसे। इरिगेशन करेंगे, जब वो पानी सूखेगा उस टाइम क्या होगा, जो वीड के सीड्स हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो फोर्थ नंबर वाला स्टेप होगा स्टेप नंबर ई। ठीक है, स्प्रे ऑफ ग्लाइफोसेट और पैराक्वा। ठीक है, जो भी आपको फिजिबल लगे उसकी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जितने भी वीड्स वहां पे स्टैब्लिश होंगे, जैसे मान लो आज आपने इरिगेशन किया, 10 दिन तक आपने सोइंग नहीं की, तो 10 दिन में जितने भी वीड्स जर्मिनेट हुए हैं उसके ऊपर आप नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड डाल के सभी को किल कर दोगे। वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चाहे तो आप नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड से करो या फिर कोई भी टिलेज ऑपरेशन करके आप वीड्स को किल करो। और फिफ्थ नंबर पर फिर आ जाएगा सोइंग ऑफ क्रॉप सीड। फिर आप क्रॉप की सोइंग करोगे। ठीक है, पहले आपको सोइंग नहीं करनी है। तो जो ऑप्शन सी है, सबसे पहले डी यानी प्लॉइंग, उसके बाद कल्टीवेशन, लेवलिंग एंड सीड बेड प्रिपरेशन, उसके बाद आ जाएगा इरिगेशन, फिर स्प्रे ऑफ ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट और फिर आ जाएगा प्लॉइंग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेल सीड बेड की ये प्रैक्टिसेस है और अब इनका सीक्वेंस पूछा गया था।
अब नेक्स्ट देखो जी, मैच द फॉलोइंग है एरिडिटी क्लास एंड इंडेक्स वैल्यू का, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू से आप एक चीज ये याद रखना भी, इंडेक्स वैल्यू जितनी कम है उसका मतलब वहां पे मॉइस्चर उतना ज्यादा, इंडेक्स वैल्यू जितनी ज्यादा इसका मतलब हुआ वहां पे मॉइस्चर उतना ही कम रहेगा, ठीक है। तो अब एरिडिटी क्लास में इनमें आपको देखने से एक चीज पता लग रही है भी, अगर सीवियर है, ठीक है, अभी सीवियर एरिड है तो वहां पे मॉइस्चर कम रहेगा, एरिड कंडीशन ज्यादा है, और नॉन एरिड में मॉइस्चर रहेगा ज्यादा। तो अब सीवियर में आप देख लो, इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सीवियर में चली जाएगी, ठीक है। तो जो मोर देन 50 वाली सबसे बड़ी वैल्यू है वो हो जाएगी सीवियर की। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, जो डी का सेकंड है वो सही होगा। और डी का सेकंड अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी का सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, जो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अपने बाकी भी देख लेते हैं। जैसे नॉन एरिड है, तो नॉन एरिड जो ऑप्शन ए है उसका हो जाएगा थर्ड, यानी कि जीरो और लेस, ठीक है। ये बात तो अपनों ने की थी भी, नॉन एरिड की वैल्यू सबसे छोटी रहेगी और जो सीवियर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। फिर अपने बात करते हैं मॉडरेट की और माइल्ड की, ठीक है। माइल्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 to 25 और मॉडरेट की वैल्यू हो जाएगी 26 to 50, ठीक है। अब ये देखो, सी का फर्स्ट दिया हुआ है और डी का दिया हुआ है सेकंड, ठीक है। तो ये सॉरी, डी का नहीं, बी का फोर्थ है भाई। डी का तो सेकंड ही है और जो माइल्ड है उसका 1 to 25 है। तो ये सिंपल सी ट्रिक लगाने से भी कई बार हो जाते हैं भी। आपको बस इतना पता होना चाहिए भी, एरिडिटी क्लास है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो रीजन उतना ही एरिड रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया भी सीवियर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इसकी सीवियर की वैल्यू मोर देन 50 दी हुई है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इज, ठीक है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट जो रहेगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी बात अपनों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी की थी, ठीक है। पार्ट ए या शायद पार्ट बी में बात हुई है भी, जिस वर्ड के आगे इंटीग्रेटेड लग गया ना उसका मतलब है भी वीड मैनेजमेंट के जितने भी मेथड्स है ना, वीड मैनेजमेंट के जितने भी मेथड्स हैं उन सभी को आपको एक साथ यूज करना है वीड कंट्रोल के लिए, ठीक है। वीड मैनेजमेंट के कौन कौन से मेथड्स रहेंगे, जैसे कल्चरल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, ठीक है, और केमिकल मेथड है। अब एक चीज आपको और याद रखनी है स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो केमिकल मेथड्स हैं वो हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। आपको पहले बाकी सारे मेथड्स यूज करने हैं। अगर वो बाकी सारे मेथड्स इतने यूजफुल साबित नहीं होते तो फिर आप केमिकल मेथड यूज करोगे, अदरवाइज आपको केमिकल मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है भी, जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नियर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वीड्स विद हाई क्रॉप yield, ठीक है। भी मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, कोई एक आधा प्लांट रह जाए तो रह जाए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा वीड मैनेज उसका, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का। सेकंड ऑप्शन है इरेडिकेट स्पेशली पेरेनियल वीड्स फ्रॉम क्रॉप, ठीक है। इरेडिकेशन का मतलब होता है भी आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है वीड को, और वो वीड दोबारा ग्रो नहीं करेगा जब तक कि इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए, ठीक है। जिस वीड का इरेडिकेशन किया है आपने वो दोबारा अपीयर नहीं होगा। वीड विल नॉट रीअपीयर अनलेस इंट्रोड्यूस, ठीक है। इस लाइन को आप एज इट इज याद रख लेना। स्टेटमेंट में कई बार पूछ लेते हैं भी, जिस वीड का इरेडिकेशन किया है, इरेडिकेशन का मतलब ये रहेगा भी वो वीड दोबारा अपीयर नहीं होगा जब तक कि उसे इंट्रोड्यूस ना किया जाए, ठीक है। इंट्रोड्यूस का मतलब रहेगा भी बाहर से उसका कोई सीड पानी के साथ आ गया या विलेज के इम्प्लीमेंट के साथ आ गया, किसी भी तरीके से आ गया, उस केस में वो वापस ग्रो हो सकता है, वापस रीअपियर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में हम इरेडिकेशन नहीं करते वीड्स का। अब थर्ड एंड फोर्थ देखो, मेंटेन वीड बिलो थ्रेशोल्ड लेवल टू अचीव हाई यील्ड एंड प्रॉफिट, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, ठीक है। अभी जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे नीचे रखना है आपको वीड का पॉपुलेशन, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, इसको हम कई बार इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या वैसे थ्रेशोल्ड लेवल बोल देते हैं भी, अगर फीड की पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड लेवल से कम रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड लेवल है 20 वीड्स पर हेक्टेयर, ठीक है। भी अगर एक हेक्टेयर में उसके वीड के 20 प्लांट हैं तो, या 20 से कम है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है।
थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब रहेगा अभी अगर उस लेवल से पॉपुलेशन उसकी कम है वीड की तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में हम थ्रेशोल्ड लेवल से ही कम रखते हैं, हम कंप्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड आपने सुना होगा, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल हमेशा थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 20 था थ्रेशोल्ड लेवल, तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल हो सकता है 30 हो, 30 वीड्स पर हेक्टेयर भी। अगर वीड की पॉपुलेशन 30 हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा भी, हमारी जो क्रॉप है उसे इकोनॉमिक लॉस होगा। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब भी जो आप उसके पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, ठीक है, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोनॉमिक लॉस होगा, तो उसे बोल देंगे इकोनॉमिक इंजरी लेवल। फिर एक क्वेश्चन आता है भी, जो हम वीड मैनेजमेंट अपनाते हैं, वीड मैनेजमेंट अगर आप अपनाओगे तो वो किस लेवल पे अपनानी चाहिए, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे अपनानी चाहिए या इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे अपनानी चाहिए। तो जो वीड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है या जो वीड कंट्रोल की प्रैक्टिस है, वीड कंट्रोल नहीं, अगर अपने किसी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही रहेगा। वीड कंट्रोल की या पेस्ट कंट्रोल की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपनानी चाहिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो जो उसका लेवल है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक चला जाएगा। और अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक जाएगा तो भाई आपको इकोनॉमिक इंजरी होगी। ठीक है, भी जो आपको प्रॉफिट हो रहा था वो उतना नहीं होगा। तो कोई भी कंट्रोल की प्रैक्टिस है वो आपको अपनानी चाहिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे आपको प्रॉफिट में नुकसान होगा। और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट लगा लो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लगा लो, सभी में हम पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो रखते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और कंट्रोल वाला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थ्रेशोल्ड लेवल पे कंट्रोल अपनाएंगे। ठीक है, इंजरी लेवल का वेट नहीं करेगी, क्योंकि अगर इंजरी इंजरी लेवल पे आप अपनाओगे तो उस केस में आपको ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो, ए wheat crop grown on 2 hectare area produce 10 ton grain and require 5 irrigation of 6 centimeter each. Find out its filled water use efficiency। ठीक है, वीट की क्रॉप थी, 2 हेक्टेयर पे लगाई गई थी, कितना प्रोडक्शन हुआ, 10 टन का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और इरिगेशन कितनी चाहिए थी उसको, 5 इरिगेशन चाहिए थी 6 सेंटीमीटर डेप्थ की। तो पहले तो हम डेप्थ वाला थोड़ा क्लियर कर लेते हैं भी, कितनी डेप्थ में पानी कितना रहेगा। आप बेसिक यूनिट याद रखना, 1 हेक्टेयर की। ठीक है, वैसे तो वो वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से निकलता है कितना पानी है, बट वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक याद रखना भी, जो 1 हेक्टेयर वाटर होता है उसके अंदर पानी रहेगा 10,000 लीटर। 1 हेक्टेयर है उसमें पानी रहेगा 10,000 लीटर। और हमें पता है भी 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का, इस 10,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी हो जाएगा, 10,000 में एक जीरो आपको और जोड़ देनी है, मतलब 1 लाख लीटर पानी। बेसिक यूनिट याद रखनी है, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपको दे दिया गया भी 0.5 हेक्टेयर है, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0.5 हेक्टेयर पानी है तो 5,000 लीटर पानी हो जाएगा। तो बेसिक यूनिट से आप किसी का भी निकाल सकते हो। फिर एक होता है क्यूबिक मीटर का, जो 1 क्यूबिक मीटर पानी है उसके अंदर पानी होगा 1,000 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट है ना क्यूबिक मीटर, तो उसमें 1,000 लीटर पानी रहेगा। अब आपसे पूछ ले भी 1 हेक्टेयर में कितना क्यूबिक मीटर पानी होगा, तो 1 हेक्टेयर में होगा पानी 10 क्यूबिक मीटर। और अगर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का पूछा जाए तो इसमें रहेगा पानी 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो ना भी 6 सेंटीमीटर का मतलब है भी 6 लाख लीटर पानी आपको एक बार में लगाना है। ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी है 1 लाख लीटर, 6 सेंटीमीटर का मतलब है आप कितना पानी लगा रहे हो, 6 लाख लीटर। तो ये पहले आपको वाटर की यूनिट्स क्लियर होगी, अब आगे और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है भी, 2 हेक्टेयर में प्रोडक्शन हुआ है 10 टन। ठीक है, पहले तो आप देखो इसका वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा यील्ड
बटा में जो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या इल्ड बटा में ईटी आ जाता है, या फिर जो वाटर यूज किया गया, ठीक है, और किस में यूज किया गया है, वो हेक्टेयर एमएम में। यहाँ पर ईटी को छोड़ो, यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट लिखो, क्योंकि फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी की बात हो रही है। वाटर रिक्वायरमेंट लिखो, ठीक है, अभी उसने वाटर यूज कितना किया है। तो अब इल्ड देखो भी, इल्ड है 10 टन 2 हेक्टेयर में। तो अपने तो 1 हेक्टेयर के लिए निकालेंगे, तो 1 हेक्टेयर में इल्ड कितनी हो जाएगी, 5 टन हो जाएगी, ठीक है। अब 5 टन है, 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल। तो इस अगर अपने टन को कन्वर्ट करेंगे क्विंटल के अंदर, तो वो हो जाएगा 50 क्विंटल, ठीक है। और फॉर्मूला के अंदर देखो भी हमसे पूछा गया है, यूनिट है किलोग्राम पर हेक्टेयर एमएम। तो यानी कि जो अपने को टन में यील्ड दी है वो कन्वर्ट करनी होगी किलोग्राम में, और जो सेंटीमीटर के अंदर पानी दिया है वो हमें कन्वर्ट करना होगा एमएम के अंदर, ठीक है। तो पहले अपने यील्ड को कन्वर्ट करेंगे। 5 टन में होते हैं 50 क्विंटल, और 50 क्विंटल में कितना रहेगा अभी, 5,000 किलो, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यील्ड हो जाएगी 5,000 किलो, ठीक है। और वही अगर अपने वाटर की बात करें, तो 5 इरीगेशन है 6 सेंटीमीटर की, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 इंटू 6, यानी पानी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 30 सेंटीमीटर को अगर हम एमएम में कन्वर्ट करें, एमएम में ये हो जाएगा 300 एम, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। 50 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 50 को 3 से डिवाइड करो तो पहले तो 1 पे चला जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 16। और अगर अपने देखें इसमें से, तो 16 एक पर ही है, जो आगे पॉइंट का तो है ही नहीं, भी पॉइंट में अलग अलग नहीं पूछा हुआ। तो जो इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 16.67 किलोग्राम पर हेक्टेयर एमएम, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अब इसमें देखो भी कितना कंफ्यूज किया गया था। सबसे पहले तो जो इल्ड है वो हमको 10 टन की दी। अगर अपने इल्ड यहाँ पे 10,000 किलो रख लेते, तो उस केस में जो आपका आंसर आ रहा है वो सही नहीं आना था, ठीक है। पहले तो इल्ड 10 टन दी है इसने, तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे 1 हेक्टेयर के लिए, क्योंकि इल्ड 2 हेक्टेयर की दी हुई है। उसके बाद जो इरिगेशन वाटर है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर के अंदर, ठीक है, फिर जो अपना आंसर है वो सही आएगा। अब इस किलोग्राम पर हेक्टेयर एमएम का मतलब क्या होता है, भी 1 हेक्टेयर एमएम पानी यूज करने पे हमें कितने किलो वीट मिली है, 16 किलो वीट मिली है, ठीक है। 1 हेक्टेयर एमएम पानी मतलब भी जब 10,000 लीटर पानी यूज होता है, जब 10,000 लीटर पानी यूज होगा तो उस पे हमें कितनी वीट मिलेगी, 16 kg वीट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन, when pi is productivity per unit input of the limited और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। पीआई क्या है, प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट नॉन रिन्यूएबल सोर्स के। एस आई इज द अल्टरेशन इन सॉइल प्रॉपर्टी, एस आई क्या रहेगा, सॉइल प्रॉपर्टी में अल्टरेशन। डब्ल्यू आई इज चेंज इन वाटर रिसोर्स एंड क्वालिटी, डब्ल्यू आई क्या रहेगा, जो वाटर के रिसोर्स में या क्वालिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो सलाइन वाटर है या फिर ब्रैकिश वाटर है। सी आई रहेगा मॉडिफिकेशन इन क्लाइमेटिक फैक्टर, सी आई क्लाइमेट में मॉडिफिकेशन रहेगा। एंड टी इज द टाइम, टी रहेगा टाइम। द इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी कैन बी कंप्यूटेड एज, ठीक है, ये आई एस क्या है, सस्टेनेबिलिटी का इंडेक्स है। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। इन सारों को मल्टीप्लाई करना है आपको, पी, एस, डब्ल्यू और सी, एफ का मतलब रहेगा फैक्टर, और डिवाइड कर देना है इसको टी से, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज पूछा गया है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें आप देखो भी, जो ऑस्मोमीटर है, ठीक है, बाकी चलो सबको छोड़ो एक बार, ऑस्मोमीटर है और एक ऑप्शन में इधर दिया हुआ है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ये तो नाम से क्लियर हो रहा है ना भी, जो ऑस्मोमीटर है वही तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर करेगा। तो हमें एक चीज पता चल गई भी, सी का आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा, ठीक है। अभी आपको बाकी तीन का देखना। अब इसमें देखो भी सी का फोर्थ किस किस में है, सी का फोर्थ है एक तो ऑप्शन ए में और एक है ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो गए। चलिए ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम ही मिलाया है भी, जो ऑस्मोमीटर है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर करेगा। अब नेक्स्ट देखो, जैसे
प्रेशर बॉम्ब सिस्टम भी आपने नहीं सुना होगा और आईआरजीए का भी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। पोरोमीटर है और एक यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन रेट। तो अब आपको पता है अभी जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, वो स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स ही होते हैं ना लीफ के ऊपर। तो पोरोमीटर किसे मेजर करेगा, ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करेगा, ठीक है। अभी एक चीज हमें और पता चली भी, बी का आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब आप देख लो भी, जिसमें सी का फोर्थ है उसमें बी का फर्स्ट किसमें दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन बी है, इसमें बी का फर्स्ट है और सी का फोर्थ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रेशर बॉम्ब सिस्टम है ये मेजर करेगा वाटर पोटेंशियल को, और जो आईआरजीए है ये मेजर करेगा फोटोसिंथेटिक रेट को, ठीक है। आईआरजीए का मतलब क्या रहेगा, इंफ्रारेड गैस एनालाइजर, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रेट होती है, उसको मेजर करने के लिए आईआरजीए का यूज किया जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको नहीं भी आता था ना आईआरजीए का या प्रेशर बॉम्ब सिस्टम का, तो हमने सिर्फ जो इनके नाम है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। ऑस्मोमीटर है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर करेगा, पोरोमीटर है वो करेगा ट्रांसपिरेशन रेट। अब नेक्स्ट देखो भाई, साइंटिस्ट के नाम पूछे गए हैं और इसमें कोई भी कॉमन सेंस नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये तो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। अब इसमें देख लो, आप कोई एक साइंटिस्ट पकड़ लो, जैसे मिशरलिच है। मिशरलिच का सबको पता है, भी लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न दिया था इन्होंने। तो बी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब इसमें आपको देखना है भी बी का फर्स्ट किसमें दिया हुआ है, और लकीली एक ही ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी में बाकी भी सारे सॉल्व हो गए। अब जैसे ब्रे है, तो ब्रे का सेकंड हो जाएगा। ब्रे ने क्या दिया था, परसेंट इल्ड कंसेप्ट दिया था। और अगर अपने बात करें विलकॉक्स की, तो विलकॉक्स का आ जाएगा इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन लॉ। और जो पार्कर है, पार्कर ने दिया था न्यूट्रिएंट इंडेक्स, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो सभी साइंटिस्ट का आपको याद रखना है, वैसा नहीं है पर्टिकुलर सॉइल वाले ही। सॉइल के साइंटिस्ट हैं, जैसे मेट्रो के साइंटिस्ट हैं, वाटर रिलेशन से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी के आपको नाम याद रखने हैं, क्या कंट्रीब्यूशन था, जो लॉ दिए हैं, कौन कौन से लॉ दिए हैं। अब जैसे मिशरलिच का है लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न, ठीक है। तो और जैसे अगर अपने बात करें इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन है विलकॉक्स ने। तो इस ये कंसेप्ट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसमें लॉ का कंसेप्ट नहीं पूछता है, बट स्टेटमेंट वाले में कंसेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे ये इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है भी, जो ड्राई मैटर है ना प्लांट का, जो प्लांट का ड्राई मैटर है उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है, ड्राई मैटर के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्लांट के इल्ड के, ठीक है। यहाँ प्लांट का जो ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है, ठीक है। अभी अगर अपने देखें पल्सस में, तो जो पल्सस की स्ट्रॉ होती है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर अपने पल्सस के इल्ड पोटेंशियल की बात करें, इल्ड पोटेंशियल पल्सस का कम रहेगा ना। और वही अगर अपने बात करें राइस की, तो जो राइस की स्ट्रॉ है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम है, बट जो राइस का इल्ड पोटेंशियल है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो इनवर्स नाइट्रोजन इल्ड लॉ है ये बहुत हद तक एप्लीकेबल है, और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन टू द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर इज नोन एज, ठीक है। वाटर एफिशिएंसी की बात कर रहा है भाई, इसके ऊपर तो आ जाएगा डेप्थ फॉर्मूले में, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम रिजर्वोयर, ठीक है। अभी जो रिजर्वोयर से वाटर आपने लेके आए थे, ठीक है, मान लो कोई डैम लगा हुआ है, डैम से आप जो पानी लेके आए हो उसमें से कितना पानी आपने रूट जोन के अंदर स्टोर किया है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। वाटर एफिशिएंसी के जितने भी टाइप हैं सभी हमने लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और मैंने उस टाइम भी बोला था भी एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है। अब सिंपल सा फॉर्मूले से क्वेश्चन आया हुआ है, भी प्रोजेक्ट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा। तो वाटर डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डैम था, ठीक है, जैसे हम पोंग डैम का एग्जांपल ले लेंगे।
पोंग डैम से मान लो जो पानी आया था वो आया था 1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और रूट जोन के अंदर जो पानी स्टोर हुआ वो कितना हुआ, 800 क्यूबिक मीटर। तो अब देख लो इसकी प्रोजेक्ट एफिशिएंसी क्या आएगी, ठीक है। 800 बटा में 1000 यानी कि 80% आ जाएगी। तो थोड़े ब्रॉड लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। जनरली जो जैसे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी होती है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, वो स्मॉल लेवल पे होगी, और जो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी है ये ब्रॉड लेवल पे बात हो रही है। और जनरली जो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी है, अब इसमें तो अपनी 80% आ रही थी, जनरली जो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी है वो 30 to 40% ही रहेगी, ठीक है। अब इसी से प्रोजेक्ट से एक चीज और याद आई, जो अपने इंडिया के अंदर जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो बने हुए हैं डेल्टा इरिगेशन स्कीम। डेल्टा इरिगेशन स्कीम पर बेस्ड है ये, और ये जब बने थे उस टाइम वाटर सरप्लस था, ठीक है। जब ये बने थे उस टाइम वाटर सरप्लस था, इसीलिए इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। तो ये भी कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो भाई, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन इक्वल मैक्सिमम इवापोरेशन मैन, ठीक है। अब ये कह रहा है अभी जो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है वो मैक्सिमम, ये सॉरी थोड़ी सी मिस टाइपिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन आएगा, मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन आएगा। ये बोल रहा है भी जो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है वो मैक्सिमम के कब इक्वल होगा, ठीक है। जो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है उसे हम डोनेट करते हैं ईटीए से, और जो मैक्सिमम है या इसे रेफरेंस इवापोट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, इसे हम डोनेट करते हैं ईटी जीरो से, ठीक है। ये जो जीरो है या ओ है ये इसके टी के पैरों में आएगा। अब ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फर्स्ट, सॉयल मॉइस्चर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। भी जब सॉयल मॉइस्चर कांस्टेंट ना हो, ठीक है, बात सही है ये। अब सेकंड बोल रहा है ये अदर फैक्टर्स नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अदर फैक्टर्स जैसे मान लो भी प्लांट को कोई डिजीज नहीं है, या फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं सॉइल में वो रिच मात्रा में है, भी कोई भी अदर फैक्टर है सॉइल मॉइस्चर को छोड़ के, वो भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है भी रोकने वाला, या फिर आप इसे कमी भी बोल सकते हो। सॉइल मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई अदर फैक्टर की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है ए बट नॉट बी, ठीक है। तो ऑप्शन डी और ए तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अब भैया आप इसमें से कौन सा चुनोगे। अब ये बोल रहा है ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली और डी ओनली। तो जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, इनकी तो बात सेम ही हुई ना। अब ऑप्शन ए में भी बोल रहा है सॉइल मॉइस्चर नॉट कांस्टेंट, और ये भी कह रहा है ए तो है बट बी नहीं है। तो ए ओनली और डी ओनली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर अगर आप बात करें अदर फैक्टर नॉट कांस्टेंट, ये भी होगा बट साथ में सॉयल मॉइस्चर भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी ओनली, ठीक है। ये जो, सॉरी हाँ, सी ओनली बोथ ए एंड बी। अब ये कंफ्यूज कर रहा है, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है ये, ठीक है। अब सिंपली ऊपर से भी पूछ सकता था ना, अब ऐसे अलग से ऑप्शन दिए हैं, तो ये सारे कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम की बाउंडेशन रहेगी, तो जल्दी जल्दी में एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी होगा भी जब सॉइल मॉइस्चर की भी कोई कमी नहीं है, अदर फैक्टर्स की भी कोई कमी नहीं है, उस केस में जो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है वो मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हम एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन मेजर करेंगे या मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन मेजर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा अभी, ईटी जीरो डिपेंड्स ऑन, जो मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ऑप्शन में आ गया आपके एक तो सॉयल मॉइस्चर, और एक आ जाएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर की कोई भी कंडीशन, जैसे विंड वगैरह हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इसमें से एक तो आपको ईटी जीरो का पूछ लिया, एक आपको पूछ लिया ईटी ए का, ठीक है। अभी जो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और मान लो दो कोई भी गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, और जो ईटी जीरो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर अपने एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन की बात करें तो वो तो डिपेंड करेगा दोनों के ऊपर। और अगर हम बात करें मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन की, तो जो मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन है वो सिर्फ मेजर करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर, क्योंकि मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन में हम ये चीज एज्यूम करते हैं भी सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। जो सॉइल की में मॉइस्चर है वो फुल है, और इसीलिए
सॉइल मॉइस्चर उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। अगर तो टेम्परेचर ज्यादा है उस केस में इवापोट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम है उस केस में जो इवापोट्रांसपिरेशन है वो कम रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका मैच द फॉलोइंग है। इरिगेशन प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और पूछा गया है भी कौन सी स्टेज में है, कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो ये जो कोयना प्रोजेक्ट है ये पाया जाएगा, है ये महाराष्ट्र के अंदर, और जो इडुक्की है वो है केरल के अंदर। ठीक है, जो आप देख लो भी मैच द फॉलोइंग में ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी का हो जाएगा थर्ड, और जो गोविंद सागर है वो है हिमाचल प्रदेश में, और जो हीराकुड बच गया वो है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इस हीराकुड डैम से आप एक चीज और याद रखना, जो हीराकुड डैम है ये लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भी इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट डैम रहेगा हीराकुड डैम। ठीक है, और सभी डैम आपको याद रखने हैं, कौन सी स्टेट में है, कौन सी रिवर के ऊपर पाया जा रहा है। ठीक है, ये सारा आप टेबल रूप फॉर्म में आपको मिल जाएगा, सारे डैम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और अगर डैम में ही अपने बात करें सबसे लार्जेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम तो रहेगा हीराकुड डैम। लार्जेस्ट डैम की बात करें तो लार्जेस्ट डैम रहेगा बाखड़ा नंगल डैम, ये जो सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे लंबा है हीराकुड, सबसे बड़ा रहेगा बाखड़ा नंगल डैम। और अगर अपने बात करें हाईएस्ट डैम की, भी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है तेरी डैम। कौन सी स्टेट में है, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तीनों याद रखने हैं, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट। लॉन्गेस्ट रहेगा हीराकुड, लार्जेस्ट रहेगा बाखड़ा नंगल, और हाईएस्ट रहेगा टिहरी डैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटाशियम हेल्प्स इन मेंटेन साइटोप्लाज्मिक पीएच बिटवीन। ठीक है, अभी जो पोटाशियम होता है वो साइटोप्लाज्म की पीएच क्या मतलब किस रेंज में रखेगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर वाला पोर्शन रहेगा उसकी जो पीएच है ये स्लाइटली अल्कलाइन रखता है। ठीक है, अब इसमें 7 एंड 8 दिया हुआ है, कई बार ऑप्शन आ जाता है भी स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, स्लाइटली एल्केलाइन का ऑप्शन आ गया, न्यूट्रल का ऑप्शन आ गया, जैसे स्लाइटली एसिडिक का आ गया, और मोर एसिडिक का आ गया। ठीक है, इस तरह से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो उसमें आप याद रखना भी जो पोटेशियम है वो 7 to 8 पीएच मेंटेन करेगा, जिसे हम बोल सकते हैं भी स्लाइटली एल्केलाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्रॉप कोफिशिएंट का पूछा गया है भी मेजर क्रॉप्स का क्रॉप कोफिशिएंट क्या रहेगा हार्वेस्ट टाइम पे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत डीप है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी अगर आया है तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। और क्रॉप कोफिशिएंट का आप एक फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है भी क्रॉप कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो क्रॉप कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन बटा में मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसका जो रेशो होगा वो होगा क्रॉप कोफिशिएंट। अब इसमें क्या है, अपने क्रॉप कोफिशिएंट की वैल्यू से एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन हमें पता है किसी पर्टिकुलर रीजन में कितना होगा, तो इस ईटीएम को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे के सी से, तो वो आ जाएगा एक्चुअली आपको ट्रांसपिरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब तीन वैल्यूज है, इसमें से अगर हमें कोई दो पता है तो हम तीसरे निकाल सकते हैं, और यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, अभी आपको मैक्सिमम आपको ट्रांसपिरेशन की वैल्यू दे देगा, और क्रॉप कोफिशिएंट की वैल्यू दे देगा, और बोलेगा भी एक्चुअली आपको ट्रांसपिरेशन निकालो। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल आना कॉमन है, पूछे जाते हैं, और ये जो क्रॉप कोफिशिएंट का पूछा गया है ये चीज कॉमन नहीं है। अब हार्वेस्ट के टाइम पे पूछा गया है। ठीक है, चार क्रॉप्स है हमारे पास, अब इसको भी मैं सॉल्व करने का आपको बताता हूँ, इजीली आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो। चार क्रॉप्स हैं। ठीक है, मेज, सोयाबीन, सोरगम और कॉटन, हार्वेस्ट टाइम पे पूछा गया है। तो इसके फॉर्मूला से हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है भी जितना ज्यादा एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन होगा, क्रॉप कोफिशिएंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, जितना ज्यादा ईटीए, क्रॉप कोफिशिएंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा। ठीक है,
तो अब हार्वेस्ट के टाइम पे आपको ये चीज देखनी है, अभी इन चारों में से क्रॉप में ग्रीनरी ज्यादा किस में रहेगी, ठीक है, लीव्स ग्रीन ज्यादा किस में रहेंगी। तो हमें पता है जो कॉटन है, कॉटन की ग्रोथ कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, साथ साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चलती है, साथ साथ वेजिटेटिव चलती है। और अगर अपने हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी देखें ना, जब कॉटन की पिकिंग होती है, जब अपने उसकी रुई निकालते हैं बॉल में से, उस टाइम कॉटन की जो पत्तियां हैं वो हरी रहेंगी, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो क्रॉप कोफिशिएंट है वो किसका रहेगा, कॉटन क्रॉप का रहेगा। अब आप देख लो भाई किस ऑप्शन के अंदर, अब इसमें से सबसे ज्यादा है ऑप्शन जो ये थर्ड है ना, 0.65 to 0.70, ये सबसे ज्यादा। अब देखो डी का थर्ड किस में है, और लकीली डी का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है जो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई इसमें मेज का सेकंड बता रखा है इसने, मेज का रहेगा 0.55 to 0.60, और सोरगम है, सोरगम का फर्स्ट है 0.50 to 0.60, और जो बच गया वो हो जाएगा सोयाबीन का, ठीक है। सी का हो जाएगा फोर्थ 0.40 to 2.50। क्रॉप कोफिशिएंट में आप एक चीज और याद रखना भी, जैसे जैसे जो ग्राउंड कवर है वो इंक्रीज होगा ना, जो ग्राउंड कवर है जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा, केसी की वैल्यू भी वैसे ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग फेज रहेगी, जैसे जर्मिनेशन हुआ या जो सीडलिंग स्टेज है, वहां पे जो क्रॉप कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कम रहेगी। जैसे जैसे ग्राउंड कवर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और केसी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, केसी की वैल्यू मैक्सिमम होती है फ्लावरिंग पर, ठीक है। क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे ग्राउंड कंप्लीटली कवर हो जाएगा, यानी कि जब ग्राउंड कंप्लीटली कवर हो गया उस टाइम केसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जब क्रॉप मैच्योरिटी की तरफ जाएगी, ठीक है, मैच्योर होगी, तो उसमें क्या है, अब आपको पता है धीरे धीरे क्रॉप ग्रीन से येलो में टर्न होने लग जाती है, तो जो केसी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो सीडलिंग से बढ़ना स्टार्ट करेगी केसी की वैल्यू, जब फ्लावरिंग या जो मैक्सिमम ग्राउंड कवर है वहां पे जाके इंक्रीज हो जाएगी, और फिर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें हमें बस इतना ही पता था अभी, कॉटन हार्वेस्टिंग के टाइम पे ग्रीन होगी, ग्रीन होगी तो उसमें से इवापो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो सबसे जो ज्यादा वैल्यू है वो होगी कॉटन की, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, वेयर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो कोल्डेस्ट रीजन है वो कहाँ पे है, तो एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट रीजन रहेगा मीजोपॉज, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। मीजोपॉज क्या होता है, मीजोपॉज डिफरेंशिएट करता है मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर को, ठीक है। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के जो बीच का ट्रांजिशन फेज होती है उसे हम बोलते हैं मीजोपॉज, ठीक है। और ये लेयर्स का आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो पाई जाएगी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होगी मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर के ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में वापस इंक्रीज होगा, मीजोस्फेयर में वापस डिक्रीज होगा, और थर्मोस्फेयर में होगा इंक्रीज, ठीक है। और इनके जो बीच की ट्रांजिशन फेज है जैसे ट्रोपो और स्ट्रेटो की है, तो उसे हम बोल देंगे ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटो और मीजो वाली है उसको बोल देंगे स्ट्रेटोपॉज, और मीजो और थर्मो वाली को बोल देंगे मीजोपॉज, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में मीजोपॉज ना आता, जैसे मान लो स्ट्रोपोस्फेयर की जगह ऑप्शन आ जाता मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की जगह अगर ऑप्शन मीजोस्फेयर होता फिर भी सही ऑप्शन होता मीजोपॉज। और अगर ऑप्शन में मीजोपॉज ना होता, उस केस में मीजोस्फेयर होना था, ठीक है। अगर ऑप्शन में मीजोपॉज और मीजोस्फेयर दोनों रहेंगे तो उस केस में मीजोपॉज ही कोल्डेस्ट लेयर मानी जाएगी। और एक चीज और याद रखना, ये जो तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को बोला जाता है होमोस्फेयर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, होमोस्फेयर के अंदर कौन कौन सी लेयर्स इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर को होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर के अंदर डिवाइड किया गया है। होमोस्फेयर के अंदर ये तीनों लेयर आ जाएंगी, और हेटेरोस्फेयर में थर्मोस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि होमोस्फेयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि
जो गैसेस की कंपोजिशन होती है वो लगभग सेम रहेगी इन तीनों क्लासेस में, ठीक है। सॉरी, तीनों जो स्पेयर्स हैं, जो तीनों लेयर्स हैं, उनमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी, वही गैसेस पाई जाती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं होमोस्फेयर। और एक चीज तो आप सबको पता ही है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाएगी ओजोन लेयर, ठीक है। वो ओजोन लेयर क्या करेगी, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो यूवी, जो ओजोन लेयर है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करेगी तो इस लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखो भाई, सीड रेट का क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सीड रिक्वायर्ड फॉर सोविंग डायरेक्ट सीडेड राइस इन 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया एट ए स्पेसिंग ऑफ 20 by 5 सेंटीमीटर एंड 1,000 ग्रेन वेट, या जिसको अपन टेस्ट वेट बोलते हैं, वो है 20 ग्राम। जर्मिनेशन और प्योरिटी परसेंटेज है 90%, ठीक है। तो जो सीड रेट का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको एरिया लिखना है। एरिया कितना रहेगा, 10,000 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना है टेस्ट वेट से, 20 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपॉन में आ जाएगी स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग आपको याद रखनी है, मीटर में रखनी है। तो 1 मीटर में रहेंगे 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.20 आ जाएगा। फिर आप 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई कर देना है जर्मिनेशन एंड प्योरिटी से। जर्मिनेशन और प्योरिटी ये बोल रहा है भी दोनों 90-90% है, तो दो बार आपको लिख देना है 90, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ आपको 100 और 1000 लगाने हैं, वो मैंने पहले इसलिए नहीं लगाए ताकि आपको याद रह जाए भी कौन सा 100 हम किसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब 90-90% है ये, तो परसेंट को हम 100 मान के चलते हैं ना, भी 100 से ही तो उसको निकालते हैं। तो इस 90 और इस 90 के लिए आप ऊपर लगा दोगे एक 100, और फिर दूसरा 100, ठीक है। दो बार ऊपर 100 लगाना है। उसके बाद ये जो 20 ग्राम है, ये वेट है 1,000 सीड्स का, ठीक है। टेस्ट वेट है 1,000 सीड्स का, इसलिए हम नीचे लगा देंगे बटा में 1000, ताकि एक सीड का वेट हमें पता चल सके, ठीक है। जो 20 ग्राम है वो 1,000 सीड्स का वेट है। और यहीं पे अगर इंडेक्स वेट दिया होता है किसी क्रॉप का, जैसे मान लो जो गोल्ड सीडेड क्रॉप्स हैं, जैसे चिकपी है, ठीक है। चिकपी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स वेट यूज करते हैं। चिकपी के अंदर हम यूज करेंगे इंडेक्स वेट। तो अगर इंडेक्स वेट दिया होता तो इस 1,000 की जगह क्या आता, 100 आता, ठीक है, क्योंकि वो 100 सीड्स का वेट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद जो टेस्ट वेट है वो दिया गया है ग्राम के अंदर। अब हम सीड रेट ग्राम के अंदर थोड़ी निकालेंगे, सीड रेट तो हम किलोग्राम के अंदर निकालेंगे। तो इस ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो 2,000 ग्राम है, इसे आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दोगे ना इसको 1000 से, तो कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाई में आप 1,000 इसके और लगा दोगे, ठीक है। और जब आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 24.7 kg, ठीक है। इसमें 100 और थाउजेंड्स का ही चक्कर पड़ता है, कई बार हम भूल जाते हैं भी ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे, इसलिए मैंने पहले नहीं लगाई, एक एक आपको बता के लगाया है। ये जो 200 लगे हैं ऊपर, ये है परसेंटेज के लिए, भी जो आपने नीचे परसेंटेज वाली वैल्यू रखी है उसको कन्वर्ट करने के लिए। एक इनमें से 1,000 आएगा क्योंकि टेस्ट वेट हमने यूज किया है, दूसरा 1,000 आएगा क्योंकि हमने ग्राम वाला यूज किया है, ठीक है। एक चीज और देखना है, जो प्लांट पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है ना, अब इसमें हमने 0.20 into 0.5 लिखे है ना, अगर इसको हम 20 और 5 लिखेंगे ना, तो ऊपर एक एक 100 और लिख देना। देखो मैंने इसलिए नहीं लिखा, भी कंफ्यूजन हो जाएगी, इतने हंड्रेड्स हो रहे हैं। जैसे प्लांट पॉपुलेशन का आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो प्लांट पॉपुलेशन में आप ऐसे ही किया करो, जैसे मान लो इसी का ही प्लांट पॉपुलेशन पूछ लिया आपसे, भी 1 हेक्टेयर में स्पेसिंग है 20 by 5, प्लांट पॉपुलेशन निकालो। तो ऊपर आ जाएगा एरिया, नीचे आ जाएगी स्पेसिंग। तो स्पेसिंग आपको अगर सेंटीमीटर में दी है ना, तो आप एज इट इज रख लो, ऊपर दो बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि ये जो 0.20 है, अगर इसको अपन हटाएंगे तो इसके अपॉन में 100 आ जाएगा ना, और ये जो अपॉन में 100 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उसको पहले से ही लिख लो, जो एरिया दिया हुआ है उसको दो बार 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे स्पेसिंग हम रख लेंगे सेंटीमीटर के अंदर।
तो इससे क्या है, आपका जो टाइम बाउंड होता है ना, 120 मिनट का ही टाइम है, उसमें आपके कुछ सेकंड्स बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रीजन असर्शन का, ठीक है, और स्टेटमेंट भी दी गई है मीडियन से, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। अब इसमें असर्शन देखो, मीडियन इज द सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल वैल्यू located in middle of series when all observation are arranged in ascending or descending order of magnitude, but the use of median is not so popular। ठीक है, अब ये मीडियन के बारे में कुछ बता रहा है। अभी मीडियन क्या है, सेंट्रल वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। लोकेटेड इन मिडल ऑफ सीरीज व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब आप किसी भी सीरीज का मीडियन निकालते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सीरीज दी गई है, ठीक है, 2 3 1 5, उसके बाद फिर 2, फिर 7, ठीक है। अगर इसका आपको मीडियन निकालना है, इसमें एक वैल्यू और ऐड कर लो, जैसे 4 नहीं है, 4 ऐड कर लो, ठीक है। अब इसका अगर आपको मीडियन निकालना है तो हमें पता है भी मीडियम बीच वाली वैल्यू है। अब इसमें देखो 3 इधरली साइड है, 3 इधरली साइड है, बीच वाली वैल्यू है 5। तो ये 5 मीडियन नहीं होगी, पहले इस सीरीज को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में। अब अगर इसे हम बढ़ते क्रम में करें तो देखो 1 2 2 3, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, ठीक है। तो ये है बढ़ता क्रम इसका। अब इसमें देखो, जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो उसमें मिडिल वाली वैल्यू देखो, ठीक है, 3 इधरली साइड है, 3 इधरली साइड है, मिडिल वाली वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। तो जो इसका 3 है वो मीडियन हो जाएगा। अब चाहे आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, चाहे असेंडिंग में कर लो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में दो बातें तो सही होगी, सेंट्रल वैल्यू होती है जिसे हम किसी में अरेंज करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर, ठीक है। बट द यूज ऑफ मीडियन इज नॉट सो पॉपुलर, ठीक है। अब इसका जो यूज है वो इतना पॉपुलर नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि इतनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होती। वही बात आगे रीजन में लिखी हुई है, ठीक है, सिंपली मिडिल वैल्यू है, इससे आपको पूरी सीरीज का कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब कोई 15 हो रहा है या 17 हो रहा है, ठीक है, तो उसको ये अरेंज नहीं करेगी। इसमें मीडियन का मतलब ये रहेगा भी ये जो 3 है ना, ये पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे, ये ऑब्जेक्टिव रहता है मीडियन निकालने का। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका यूज इतना पॉपुलर नहीं है। अब नेक्स्ट बात करो भाई, रीजन क्या दिया हुआ है इसने, पॉपुलर वाले की बात दी है, मीडियन डज नॉट पोसेस एनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, भैया पॉपुलर क्यों नहीं है इतनी ज्यादा वो, क्योंकि उसमें कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर यही हम इसकी एवरेज करके निकालते, ठीक है, अब जैसे 7 वैल्यू थी, इन सबका एडिशन करते, फिर उसको 7 से डिवाइड करते, तो उसमें कोई ना कोई तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है ना, या आप कोई भी और फॉर्मूला से निकाल रहे हो तो उसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। जैसे अब अर्थमेटिक मीन होता है ना, एवरेज करके निकालते हैं, तो मीडियन के अंदर ऐसी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने सिंपली उसे अरेंज किया था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसकी जो मिडिल वैल्यू है वो निकाल दी, ठीक है। तो ये असर्शन भी सही रहेगा, इसमें रीजन भी सही रहेगा, ठीक है। अभी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। और अब इसमें जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, अभी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन ए को, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए इसमें, जो सॉरी ऑप्शन ए है जो इसमें, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।